हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से मैंने यहाँ पर लिए हैं। और आपको जो है इसमें जनरल साइंस, स्पोर्ट्स, आर्ट और कल्चर सभी के प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और कल से इस सीरीज में आपको करंट अफेयर्स और उसके साथ साथ पॉलिटी के क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? तो आपको जीएसटी की फुल फॉर्म यहाँ पर बतानी है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है जीएसटी का पूरा नाम हो जाता है। और बात करें जीएसटी भारत में कब से लागू है, तो यह लागू है 1 जुलाई 2017 से इसे लागू कर दिया जाता है भारत में। और ये किस प्रकार का कर है, तो ये एक प्रकार का जो है अप्रत्यक्ष कर है। ये भी पूछ लेता है, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखा होगा तो अप्रत्यक्ष कर भी पूछ लिया जाता है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्तियों में मौजूद हरे रंग के रंग द्रव्य को क्या कहा जाता है? तो जो पत्तियों में जो हरा रंग होता है, पूछ रहा है कि किसके कारण होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, जो पर्णहरित होता है जिसे हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा पत्तियों का रंग जो है हरा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पिएट्रा ड्यूरा वास्तुकला की जननी की तकनीक निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? तो जो पिएट्रा ड्यूरा है, ये वास्तुकला की एक तकनीक है, ये निम्न में से किस में पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो ताजमहल है उसमें जो है पिएट्रा ड्यूरा जो वास्तुकला की तकनीक है वो जो है तकनीक जो है इसमें इस्तेमाल की गई है ताजमहल में। अगर बात करें ताजमहल की, तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ताजमहल का निर्माण करवाया, आप सब लोग जानते होंगे, शाहजहां ने। और कब करवाया? 1631 से 1648 के बीच में जो है ताजमहल का ये निर्माण करवाता है। अगर बात करें इस पिएट्रा ड्यूरा तकनीक की, तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है 16वीं शताब्दी में किया जाता है रोम में। खैर इतना पूछेगा नहीं, लेकिन नॉलेज के लिए याद रख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का जो रासायनिक नाम होता है, जनरल साइंस में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कई बार, फॉर्मूले से या रासायनिक नाम पूछ लेता है। तो नमक का जो रासायनिक नाम है वो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। और केमिकल फॉर्मूला पूछ ले तो इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाता है NaCl। और अगर बात करें कुछ अन्य केमिकल की, तो चूने का पूछ लेता है बहुत बार। तो चूने का जो है, चूना या जिसे चौक कहा जाता है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें वॉशिंग सोडा की, जिसे धावन सोडा कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। तो Na2CO3 वॉशिंग सोडे का क्या हो जाता है? केमिकल फॉर्मूला हो जाता है। और इसके रासायनिक नाम की बात करें, यानी कि केमिकल नेम की बात करें, तो सोडियम कार्बोनेट हो जाता है। इतना भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, लावणी किस राज्य का लोक संगीत है? तो ये CHSL का क्वेश्चन है, CHL SSC CHSL में पूछा गया है। लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है? और कई अन्य एग्जाम में भी पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, जो लावणी लोक संगीत है या लोक नृत्य भी है एक प्रकार का, तो ये है महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये महाराष्ट्र का है लावणी लोक नृत्य। अगर बात करें केरल की, तो केरल के दो प्रमुख जो है शास्त्रीय नृत्य हो जाते हैं। एक हो जाता है कथकली और दूसरा हो जाता है मोहिनी अट्टम। इन दोनों को याद करने के ट्रिक क्या है? तो देखिए, ये आपको याद रखना है कि मोहिनी कली कहाँ चली, तो केरल चली। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसी इसका प्रमुख नृत्य हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत 2020 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इनमें से आपको बताना है, जो भारत 2020 पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए, जब SSC ने इस क्वेश्चन को पूछा था, तो उसने पूछा था इंडिया 2020 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। तो भारत 2020 जो पुस्तक है वो लिखी गई है ऑप्शन नंबर डी, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और बात करें इनके ऑटोबायोग्राफी की, तो उसका नाम हो जाता है विंग्स ऑफ फायर। आपने बहुत बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन देखा होगा कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसकी है, तो APJ अब्दुल कलाम की है। और एक और पुस्तक है इनकी, इग्नाइट माइंड। तो इग्नाइट माइंड किसकी पुस्तक है? वो भी
एपीजे अब्दुल कलाम की है। और यहाँ पर अगर बात करें मोंटेक सिंह आलूवालिया की, इनकी अगर एक फेमस पुस्तक की बात करें तो वो हो जाएगी बैक स्टेज। बैक स्टेज करके इनकी एक पुस्तक है, वो इनकी सबसे फेमस पुस्तक है, कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है तमिलनाडु की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली क्या है? तो इनमें से आप क्या लगाएंगे एक राइट आंसर? तमिलनाडु की जो शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का ही शास्त्रीय नृत्य है। अगर बात करें मोहिनी अट्टम की, तो मोहिनी अट्टम का मतलब क्या होता है? मलयालम भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है जादूगरनी का नृत्य। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? जादूगरनी का नृत्य। अगर बात करें मोहिनी अट्टम कहाँ का है, तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने इसे देखा, ये हो जाता है केरल का। और केरल का अन्य की बात करें तो वो हो जाता है कथकली। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। कथक की बात करें तो उत्तर भारत का हो जाता है। और मुख्यतः बात करें तो ये यूपी का हो जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश का हो जाता है। और उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी ये काफ़ी प्रचलित है। अगर बात करें भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो अब तक भारत के 8 नृत्यों को जो है शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में रखा गया है। जो संगीत नाट्य अकादमी है उसके अनुसार जो है 9 हैं। तो इनके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो जो ये 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं, इसको याद करने के ट्रिक क्या है? तो इसको याद कर लीजिए KMBOS। इस प्रकार से आप इसे याद रखते हैं कि K3M2BOS, इससे याद रख सकते हैं। तो के से हो जाएगा कथकली, कथक और कुचिपुड़ी, ये तीनों इसमें आ जाएंगे, इसीलिए K3। और M2 की बात करें तो इसमें हो जाएगा मणिपुरी और मोहिनी अट्टम। B से क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। O से हो जाएगा उड़ीसी। और S से हो जाएगा सत्रिया। अगर बात करें कि कथकली कहाँ का है, तो कथकली हमने देखा केरल का हो जाता है। और अगर इस सत्रिय की बात करें तो ये हो जाता है असम का, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी के बारे में हम देख चुके हैं। मणिपुरी तो मणिपुर का हो जाएगा। और मोहिनी अट्टम कहाँ का हो जाएगा? तो वो भी केरल का हो जाएगा। और बी से जो क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम, वो तमिलनाडु का हो जाएगा। ओ से उड़ीसी, उड़ीसा का हो जाएगा। तो ये काफ़ी सिंपल हो जाते हैं, लेकिन आप लोग इसे याद रखेंगे कि जो सत्रिय है वो असम का है। और शास्त्रीय नृत्यों को भी आप लोग याद रखेंगे। हमने कहा था कि संगीत नाट्य अकादमी है, नाटक अकादमी है, वो 9 को मानती है। तो 9वें को कौन सा मानती है? 8 तो ये पहले से हो गई। और ये एक जो छू करके एक पूर्वी भारत का नृत्य भी है, ये उसको भी जो है शास्त्रीय नृत्यों की श्रेणी में रख देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इनमें से आपको बताना है कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। आरती शाह जो थी इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी। और ये एशिया की भी पहली भारतीय महिला थी। और इन्हें जो है इन्होंने ये चैनल कब पार किया गया था? तो इनके द्वारा 29 सितंबर 1959 को ये चैनल पार किया गया था। और इन्हें जो है पद्म श्री 1960 में दिया गया। और पद्म श्री पाने वाली ये पहली भारतीय जो है महिला खिलाड़ी हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इनका जो निकनेम है वो हिंदुस्तानी जलपरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो इतना सब आप आरती शाह को लेकर याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न हो जाएगा। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका प्राथमिक क्षेत्र इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा, कृषि। तो कृषि क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्रक है। इसे प्राथमिक क्षेत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है ये अन्य क्षेत्रों के लिए उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि ये अन्य सभी जो है उत्पादों का आधार बनते हैं। जो भी बन सकते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। तो उत्पादों का आधार कौन है? प्राथमिक क्षेत्र से ही है। अगर प्राथमिक क्षेत्र की कुछ उदाहरणों की बात करें तो इसमें कृषि आ जाती है, और खनन आ जाता है, मत्स्य पालन आ जाता है, वानिकी आ जाता है, और एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है डेयरी। तो डेयरी भी इसमें आ जाता है। और द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो उसमें जो है विनिर्माण आ जाता है, बिजली आ जाता है, इस प्रकार के आ जाते हैं। तृतीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें इम्पोर्टेंट आ जाता है बैंकिंग और बीमा, और इसमें वित्त भी आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको बताना है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का जो पूरा नाम हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम हो जाता है। ये एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ है, ये भी आप लोग डीएनए से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है
मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इनमें से आपको बताना है कि जो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। जो फीमर होती है, जो जांग की हड्डी होती है, वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। और सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी भी कौन होती है? तो फीमर होती है। और अगर सबसे छोटी हड्डी की बात की जाए तो वो हो जाती है स्टेपिस। तो स्टेपिस जो कान की हड्डी होती है स्टेपिस, तो वो कान मध्य कर्ण की हड्डी होती है, वो सबसे छोटी हड्डी होती है। और फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी होती है। यहाँ पर इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो ये हड्डी है ये फीमर है। तो इस ये सबसे बड़ी हड्डी है जो जांघ की हड्डी है। यहाँ पर फिगर के द्वारा आपने इसे समझ लिया होगा। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो अंतःस्रावी प्रणाली यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां इनमें से कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। जो लार ग्रंथि होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों में शामिल नहीं होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? तो ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये रक्त में क्या करती हैं? हार्मोन को छोड़ देती हैं। तो ये सीधे जो है हार्मोनों जो अपने द्वारा स्रावित हार्मोन होते हैं इनके, वो कहाँ छोड़ती हैं? तो ये रक्त में छोड़ देती हैं। और अगर बात करें अंतःस्रावी ग्रंथियों में इंपॉर्टेंट, तो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड और ये जो अधिवृक्क होती हैं ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों में आते हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इसके साथ साथ एक पिट्यूटरी ग्लैंड भी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इनमें से आपको बताना है कि जो ओलंपिक है उसमें रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। देखिए, अगर बात करें ओलंपिक में पदक प्रथम मतलब ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो तब तो कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएंगी। लेकिन अगर पूछा जाए कि ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन होगी, तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु हो जाएंगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने ये रजत पदक कब जीता था? तो 2016 जो रियो ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने रजत पदक जीता था। कर्णम मल्लेश्वरी की बात करें तो अगर पीवी सिंधु की बात करते हैं, पहले पीवी सिंधु का संबंध है बैडमिंटन खेल से, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और कर्णम मल्लेश्वरी की बात करें, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। और इन्होंने कब जीता था? तो सन 2000 में इन्होंने, अब सभी को पता होगा, सिडनी ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता था। और इनका संबंध जो है भारोत्तोलन से है। और ये जो है भारोत्तोलन में विश्व चैंपियन बनने वाली पहली महिला भी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। ये भी आप लोग इसको लेकर फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नृत्य रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। तो इनमें से आपको बताना है कि क्या होगा इसमें राइट आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो कथक है, जो उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है और भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से एक है, वो हो जाता है क्या? कि जो हिंदू मुस्लिम की प्रतिभा को प्रदर्शित करने वाला नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक एक अ सेंचुरी इज नॉट इनफ डैश द्वारा लिखी गई है। तो आपको बताना है कि इनमें से जो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक है वो किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है ऑप्शन नंबर बी, सौरव गांगुली के द्वारा। इनके पुस्तक का नाम क्या है? अ सेंचुरी इज नॉट इनफ माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस। ये इनकी पुस्तक हो जाती है। 2018 में आई थी शायद, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। और किस भाषा में लिखी गई थी? तो अंग्रेजी भाषा में। और यही पुस्तक इनकी क्या है? आत्मकथा है। और सचिन तेंदुलकर की पुस्तक की बात करें तो प्लेइंग इट माई वे इनकी पुस्तक हो जाती है, जो 5 नवंबर 2014 को आई थी शायद। ये भी आप ये लोग 2014 है या 2015 है, ये आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम था ये सन 2005 में आया था। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। और इसे कब पारित किया जाता है यहीं पर वही पूछ रहा है। तो 23 अगस्त विद डेट आप लोग इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 23 अगस्त 2005 को ये जो है अधिनियम पारित हुआ था। और इसे लागू कब किया जाता है? तो ये लागू होता है 2006 से यह अधिनियम लागू हो जाता है। अगर बात करें इस अधिनियम का जो प्रस्ताव है वो किसने रखा था? तो 1991 में इसका प्रथम प्रस्ताव रखा गया था। किसके द्वारा? तो पीवी नरसिम्हन राव के द्वारा इसका जो है प्रथम प्रस्ताव कब रखा गया था? 1991 में। और 2006 में इसे लागू कर दिया जाता है। और ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था 2005, इसमें एक संशोधन किया जाता है 2 अक्टूबर 2009
2009 को, ये डेट भी आप लोग याद रखेंगे 2 अक्टूबर 2009 को। तब इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम नरेगा से क्या हो जाता है, मनरेगा। अब इसके नाम के आगे महात्मा गांधी जुड़ जाता है और इसका पूरा नाम क्या हो जाता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये इसका पूरा नाम हो जाता है। तो इसमें संशोधन कब किया जाता है, 2 अक्टूबर 2009 को। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और इसके उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य जो है प्रति वर्ष जो है 100 दिनों की मजदूरी, जो मजदूरी रोजगार है वो देना इसका प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, यह किसकी प्रतिमा है। तो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो 182 मीटर ऊंची है, तो ये किसकी प्रतिमा है, तो ये स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जो है, पहले गृह मंत्री और स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री की मूर्ति है। ये ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 182 मीटर ऊंची ये प्रतिमा है और किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है। और बात करें इसका उद्घाटन कब किया जाता है, उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया जाता है, जब सरदार पटेल जी की 143वीं जो थी वर्षगांठ थी, उस समय इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाता है। और गुजरात राज्य में है, गुजरात के बड़ौदा में स्थित है। ये भी आप लोग इससे लेकर याद रखेंगे। और आपको बताना है कि जो ये मूर्ति है इसके डिजाइनर कौन है, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसके डिजाइनर कौन है स्टैचू ऑफ यूनिटी के। नेक्स्ट प्रश्न है, स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट पुस्तक के लेखक की पहचान कीजिए। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट पुस्तक के लेखक इनमें से आपको कौन लगते हैं, आप बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कपिल देव हैं उनके द्वारा लिखी गई है स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट। इनका उपनाम क्या हो जाता है, तो इनका उपनाम हो जाता है हरियाणा हरिकेन के नाम से इन्हें जाना जाता है। और 1983 जो वर्ल्ड कप जीते थे भारत, उसके ये कप्तान हो जाते हैं। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है चेज योर ड्रीम्स। और एक और पुस्तक हो जाती है जो हमने पहले देखी, प्लेइंग इट माई वे और चेज योर ड्रीम्स, इनकी पुस्तक हो जाती है। और सौरव गांगुली की पुस्तक हमने देखी थी अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा रक्त समूह का व्यक्ति होता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ नेगेटिव के व्यक्ति को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। और यूनिवर्सल रिसीवर कौन होता है, तो वो हो जाता है ए बी पॉजिटिव। जो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है उसे यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। और जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो ओ नेगेटिव होता है। अगर बात करें कि मानव जो रक्त है उसके जो रक्त समूह है यानी कि जो ब्लड ग्रुप है वो कौन कौन से हो जाते हैं, तो एक आ जाता है ओ, ए, बी और ए बी, एक, ये चार जो हैं रक्त समूह मनुष्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो आपको बताना है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1950 में इसकी स्थापना की जाती है। योजना आयोग की कब की जाती है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की जाती है। और केसी नियोगी की जो अध्यक्षता में जो योजना बोर्ड था केसी नियोगी की अध्यक्षता में, उसकी सिफारिश पर जो है योजना आयोग का गठन किया जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और बात करें कि जो ये योजना आयोग था ये किस मॉडल पर आधारित था, तो ये रूसी मॉडल पर आधारित एक मॉडल था, रूसी योजना पर। और योजना आयोग के बारे में और बात करें तो इसका जो मुख्यालय हुआ करता था वो होता था योजना भवन जो नई दिल्ली में है। और इसकी जगह, इस योजना आयोग की जगह अब किसने ले ली है, अब इसकी जो जगह है वो ले ली है नीति आयोग ने। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और नीति आयोग की स्थापना कब की जाती है, नीति आयोग का गठन कब किया जाता है, तो 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का गठन किया जाता है। और बात करें जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो वो प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। अगर बात करें कि योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो योजना जो आयोग था उसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि योजना अध्यक्ष का भी जो अध्यक्ष होता था वो प्रधानमंत्री ही होता था। और योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है उसका जो नियुक्त किया जाता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से ही कोई व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और
एक प्रश्न का आंसर आप करेंगे कि वर्तमान में जो नीति आयोग है उसके उपाध्यक्ष कौन हैं, तो ये भी आप लोग बताएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जीके जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।